बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पार्टनरशिप को पढ़ रहे हैं जी, और कल हमने टाइप ऑफ पार्टनर्स को देखा था और हमने बात की थी कि डिफरेंट पार्टनर्स का क्या किरदार हो सकता है। एक हमारे पास नाम था जी एक्चुअल पार्टनर, और इसका सेकंड नेम क्या था, और सेकंड था हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर, और तीसरी बात थी नॉमिनल पार्टनर, और फिर पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, एंड देन सब पार्टनर, साइलेंट पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल और आउटगोइंग पार्टनर। इन सबको बारी बारी हमने इन सारों का स्टेटस देख लिया था। कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम ऐसा नहीं था कि जो हमें समझने में मुश्किल आ रही हो। पार्टनरशिप रिलेटिवली कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा आसान टॉपिक है। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है जी चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 असल में पार्टनर के लाइबिलिटीज, जिम्मेदारियां और उनके राइट्स के बारे में आता है। ठीक है, तो जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ड्यूटीज को हम दो तरह से सेग्रीगेट करते हैं। जनरल ड्यूटीज का जब हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें दो ड्यूटीज हैं। एक मैंडेटरी ड्यूटीज हैं। These are mandatory duties of partner that cannot be changed by an agreement among the partner। यानी जिन ड्यूटीज का भी हम जिक्र करने लगे हैं, ये ड्यूटीज लॉ ने बना रखी हैं। इवन अगर हम खुद भी चाहें कि हमारी ये ड्यूटी चेंज हो जाए तो ये चेंज नहीं हो सकती। इनका लीगल स्टेटस ये है। जनरल ड्यूटीज हम किनको कह रहे हैं? दीज आर मैंडेटरी ड्यूटीज। ये लाजमी ड्यूटीज हैं जो लॉ ने डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, नंबर 1, ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल। नंबर 2, ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। नंबर 3, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। नंबर 4, ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। जाहिर है किसको? टू द अदर पार्टनर्स। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, कि अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करे और फर्म को लॉस हो जाए तो उसकी ड्यूटी है कि फिर वो फर्म को क्या करेगा? उसको कंपनसेट करेगा, इंडेमनीफाई करेगा। फिर नेक्स्ट आ गई जी ड्यूटी टू बी लाइबल जॉइंटली एंड सेवरली, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी, एंड द लास्ट इज ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये 8 ऐसी ड्यूटीज हैं कि जिनको लॉ कहता है कि आप अपनी मर्जी से इनको डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि ये वैसे डिफाइन होंगी जैसे लॉ डिफाइन कर रहा है इनको। दीज आर मैंडेटरी ड्यूटीज। ठीक है ना, दीज आर मैंडेटरी ड्यूटीज। नंबर 1, ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल। एन आइडियल पार्टनरशिप इज वन वेयर देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट, क्योंकि पार्टनरशिप में सबसे अहम बात ही क्या है? एजेंसी का रिलेशन है, तो देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, सबसे अहम बात म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और स्पिरिट ऑफ हेल्पफुलनेस अमंग द पार्टनर। एज सच एवरी पार्टनर मस्ट बी जस्ट एंड फेथफुल टू हिज को पार्टनर। ही मस्ट ऑब्जर्व एटमोस्ट गुड फेथ एंड फेयरनेस टुवर्ड द अदर पार्टनर ऑफ द फर्म। अब क्योंकि ये मैंडेटरी ड्यूटी है तो आप ये नहीं लिख सकते अपनी पार्टनरशिप डीड में कि जी हमारा एक दूसरे के साथ फेयर होना कोई जरूरी नहीं है। हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, बल्कि लॉ की जो रिक्वायरमेंट है हम बिल्कुल उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको लेकर चल रहे होंगे। ठीक होगी बात जी। नंबर 2, टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। Every partner is bound to carry on the business of the firm on the greatest common advantage, यानी सबके बेनिफिट में हम काम कर रहे होंगे। It implies that every partner must use his knowledge and skill for the benefit of the firm and not for his personal। आप फर्म से कोई ऐसा बेनिफिट नहीं ले रहे होंगे कि जिससे मुझे बेनिफिट हो रहा हो और मेरी फर्म को नुकसान हो रहा हो। ठीक है ना, पर्सनल गेन्स नहीं कमाए जा सकते, इसका ये मतलब है। He must conduct the business with the best of his ability and secure maximum benefit to the firm। ये भी हमारी मैंडेटरी ड्यूटीज में से है कि हम कॉमन कॉज के लिए काम करेंगे। जाहिर है फिर ही तो पार्टनर कहलाएंगे ना,
और फिर ही तो एजेंसी का रिलेशन बनेगा, फिर ही तो हम एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम कर रहे होंगे। तो कोई भी पार्टनर कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं उठा रहा होगा। नंबर 3, ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स। इसका मतलब यही है कि अगर कोई किसी एक पार्टनर के जिम्मे कोई अकाउंट्स मेंटेन करना है, या अकाउंट से यहां मुराद ये भी है कि फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कोई बात छुपाएगा नहीं, बल्कि फुल डिस्क्लोजर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एवरी पार्टनर मस्ट रेंडर द ट्रू एंड प्रॉपर अकाउंट टू हिज को पार्टनर. It implies that each partner must be ready to explain the accounts of the firm and produce voucher in support of the entries. No partner should think of making a secret profit at the expense of the firm. This is a very important. आगे में केस स्टडीज में बड़ा काम देगा कि आप फर्म में कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकते. सीक्रेट प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ? फर्म ने कोई चीज खरीदनी थी, पहले मैंने खुद खरीद ली, फिर फर्म को बेच दी और एक गेन मैंने अपने लिए कमा लिया. सीक्रेट प्रॉफिट की एक एग्जांपल आ गई. ठीक है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टनर सीक्रेट प्रॉफिट कमा सकता हो. ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन. जैसे अकाउंट्स की बात थी उसी तरह से ये बात हो रही है कि आप अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप ट्रू एंड फेयर दूसरे पार्टनर को बताएंगे. ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड. Every partner shall indemnify the firm for the loss caused to it by fraud in conduct of the business of the firm. अगर वो कोई फ्रॉड करके कोई लॉस होगा तो वो इंडेमनीफाई करेगा, यानी अकेला जिम्मेदार होगा. इससे मुराद ये है. अदरवाइज बिजनेस में कोई लॉसेज आएंगे तो हम ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं. जाहिर है हम पार्टनर हैं तो इसका मतलब है हर एक दूसरे का एजेंट है, हर एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, तो कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम हो रहा है. लेकिन अगर कोई फ्रॉड किया किसी पार्टनर ने तो फिर वही अकेला जिम्मेदार होगा इस फ्रॉड का, बाकी सारे लोग ऑब्वियसली उसमें जिम्मेदार नहीं हो सकते. अच्छा जी, ड्यूटी टू बी लाइबल ज्वाइंटली एंड सेवरली. इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कोई एक भी पार्टनर पकड़ा गया तो सारे पैसे उससे रिकवर किए जाएंगे. सेवरली का ये मतलब है. ज्वाइंटली का मतलब है कि हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं. ए बी सी, तीन पार्टनर हैं, तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं. और सेवरली का मतलब है कोई एक पकड़ा गया, सारे पैसे उससे रिकवर कर लेगा लॉ, वो जाकर अपने पैसे इनसे रिकवर कर सकता है तो कर ले. ज्वाइंटली एंड सेवरली. और लाइबिलिटी कौन सी है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. एवरी पार्टनर is responsible jointly with all other partner, and also severally means separately and unlimited to third parties for all act of the firm done while he is a partner. हर वो काम जो मेरी पार्टनरशिप के दरमियान हुआ है. एक है कि मैं पार्टनरशिप से रिजाइन करके चला गया हूं और उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट थी मैंने वो भी पूरी कर दी है, यानी उसका कोई नोटिस देना था या कोई और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने पूरी कर दी. उसके बाद पार्टनरशिप में कुछ हो रहा है तो उसका तो ऑब्वियसली मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता. लेकिन जब तक मैं पार्टनर था तो मैं ज्वाइंटली भी रिस्पॉन्सिबल हूं और सेवरली भी रिस्पॉन्सिबल हूं. द थर्ड पार्टी मे टेक लीगल एक्शन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ए डेट और लॉसेज इनकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट ऑल द पार्टनर ज्वाइंटली एनी इंडिविजुअल पार्टनर. मतलब पार्टनरशिप से लॉस हुआ, किसी के पैसे देने थे, उसने सिर्फ ए पर केस कर दिया तो ए जाके कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि सर ये क्या बात हुई, मैं अकेला थोड़े था, मेरे साथ तो ए भी हूं, बी भी था, सी भी थे, तो क्योंकि इसने तीनों को नहीं हिस्सा बनाया तो मैं तो नहीं पैसे देता. ये लफ्ज कहां कवर हो रहा है? सेवरली में. ही इज ज्वाइंटली लाइबल एंड सेवरली लाइबल. क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, जी जी आपस में सेटल कर सकते हैं, आपस में सेटल कर सकते हैं. इसीलिए यहां बड़ी अहम बात लिखी हुई है, जरा गौर करें क्या लिखा. ज्वाइंटली एंड सेवरली एंड अनलिमिटेड टू थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी के लिए इख्तियार है कि वो इससे रिकवर करे, सारे इससे करे या इनसे ज्वाइंटली करे.
आप आपस में तो हिसाब किताब करेंगे ना अपना, वो तो आप आगे लिखा हुआ भी आएगा कि आप आपस में हिसाब किताब कर रहे हो। ज्वाइंटली का तो अगर खाली ज्वाइंटली लिखा होता तो फिर मैं दो पार्टनर मिल नहीं रहे तो मैं कोर्ट में कहता भाई उन्हें बुला लें, तो फिर मैं जिम्मेदार हूं, या मुझसे मेरा हिस्सा ले लें। मैं पार्टनरशिप में 1/3 का हिस्सेदार था, ये 1 करोड़ की लाइबिलिटी है, मेरे से 1/3 ले लें, मुझे रिलीज कर दें। लेकिन लॉ ये अलाउ नहीं कर रहा, लॉ कह रहा है यू आर ज्वाइंटली एंड सेवरली एंड अनलिमिटेड। 3 अहम बातें कर रहे लॉ, बिकॉज फिर ही तो एजेंसी का रिलेशन बनेगा ना, वरना तो एजेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर तो हम अपने अपने किए के जिम्मेदार हैं। ठीक है, एजेंसी का रिलेशन जब ही बनेगा। ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ हिज एक्चुअल और अपेरेंट अथॉरिटी। अब पीछे पढ़कर आए, एक्चुअल अथॉरिटी का क्या मतलब था, जो लिख कर हम बता दें, यानी बोल कर बता दें, डिफाइन कर लें, आगे जिक्र भी आ जाएगा। और अपेरेंट का क्या मतलब है, सर्कमस्टांसेस डिफाइन करेंगे कि इस वक्त इसके पास क्या अथॉरिटी थी। वेयर ही एक्सीड द अथॉरिटी conferred on him and firm suffer a loss, he shall have to compensate the firm for any such loss। वो कहता है अगर एक पार्टनर के पास एक अथॉरिटी नहीं थी और उसने कोई काम कर दिया अपनी अथॉरिटी से अबव जाकर और लॉस हो गया, तो फिर लॉस कंपनसेट करेगा, इंडेमनीफाई करेगा, अनलेस अदर पार्टनर रेटिफाई। रेटिफाई को हम पहले भी कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़कर आए हैं। रेटिफाई का क्या मतलब होता है, रेटिफाई का लीगल मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश। किसी पास्ट एक्शन को लीगलाइज कर देना, यानी अथॉरिटी तो इसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करके एक एसेट सेल कर दिया जबकि इसको इख्तियार नहीं था सेल करने का, हमें लॉस हो गया उसकी वजह से। अब ये इवेंट तो हो चुका हुआ है, बाद में पार्टनर ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, इसने सेल कर दिया ना, कोई बात नहीं, ठीक है, ये फर्म का ही एक्ट है, यानी उसकी उस गलती को क्या कर दिया, रेटिफाई कर दिया बाद में जाकर। ठीक है ना। आपने एक चेक इशू किया, आपके साइन टैली नहीं हो रहे थे, बैंक से कॉल आ जाती कि सर आपके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, आप कहते हैं इसको पेमेंट रिलीज कर दो, मैं बाद में आकर दोबारा साइन कर दूंगा। अब बैंकर एक गलती कर रहा है, अगर मेरे साइन मैच नहीं है तो उसको चेक रिलीज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने बाद में जाके शाम में, जाहिर है उसने मेरे भरोसे पर ये काम किया, जब मैंने शाम में जाके साइन कर दिए तो उसके गलत किए हुए काम को मैं बाद में क्या कर रहा हूं, रेटिफाई कर रहा हूं। ठीक है, अनलेस अदर पार्टनर रेटिफाई, रेटिफाई मीन एक्सेप्ट सच एक्ट। Duty in case of emergency. It is the duty of the partner to do all such act for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary care. या एक हम प्रूडेंट भी लफ्ज इस्तेमाल कर दें, नॉर्मल प्रूडेंट आदमी जो उस हालत में करता, फिर इसके वही इख्तियार थे। He can even exceed his authority in order to save the firm from any loss। कि जी एक पार्टनर को हमने ये नहीं इख्तियार दिया हुआ कि आप चीजें सेल कर सकते हैं, लेकिन उस एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे किसी एक प्लेस से चीजें लेता है एक्स प्लेस से और वाई पर पहुंचा देता है। इसकी ड्यूटी है कि भाई आप इस चीज को मैनेज करेंगे। साथ ही हमने इसे राइटिंग में बताया हुआ है, पावर्स डिफाइन, कि आप इन चीज़ों को सेल नहीं करेंगे इसके दरमियान में। ठीक है, किसी वजह से जिस वैन पर ये काम करता है, फर्ज किया पेरिशेबल चीज़ें हैं, ये ख़राब हो गई है और ये अपनी एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जजमेंट लगाता है कि यार ये तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, पेरिश हो जाएंगी। अब उधर लिखा हुआ है कि ये सेल नहीं कर सकता, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी इसको लॉ ये इख्तियार दे रहा है कि ये हर वो काम कर सकता है जो उस वक्त एक ऑर्डिनरी पर्सन ने करना था, हत्ता के अपनी पावर से भी एक्सीड कर सकता है।
क्लियर हो गई बात जी? ये 8 बातें लॉ कह रहा है कि ये बातें हमने डिफाइन कर दी हैं, ये ऐसे ही है। आप कुछ और भी लिख दें फिर भी उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। यानी आपने लिख दिया कि जी हत्ता के इमरजेंसी में भी आप चीजें सेल नहीं करेंगे, तो लॉ कह रहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। ये तो हम बता रहे हैं ना कि आप ये काम कर सकते हैं। तो ये 8 अथॉरिटीज वो हैं जो लॉ ने डिफाइन कर दी है, और इनको हम क्या कह रहे हैं? इनको हम क्या कह रहे हैं? मैंडेटरी या जनरल ड्यूटीज और मैंडेटरी ड्यूटीज। एब्सोल्यूट ड्यूटीज, these are the mandatory duties of the partner that cannot be changed by an agreement among the parties. पार्टनर इसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात जी? ओके, नाउ फिर 8 अथॉरिटीज और आ गई। क्वालिफाइड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। क्वालिफाइड ड्यूटीज, द क्वालिफाइड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर कैन बी चेंज बाय एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। यानी अब लॉ ये कहना चाहता है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये 8 ड्यूटी भी पार्टनर ही की हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि ये नहीं है तो फिर लिख दें कि नहीं है, और अगर आप खामोश रहे तो फिर अज्यूम करेंगे कि ये ड्यूटीज भी नहीं की। ठीक है, मसलन ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज। अच्छा जी। नंबर 2, ड्यूटी नॉट टू क्लेम रेन्यूमरेशन, कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, कोई रेन्यूमरेशन नहीं लेंगे। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉसेस, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निग्लेक्ट, दानिस्ता तौर पर। ड्यूटी टू यूज फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव्ड। ड्यूटी नॉट टू compete with the business of the firm, and last duty not to assign his interest। वो कहता है ये 8 ड्यूटीज भी पार्टनर की हैं, और अगर आपने पार्टनरशिप डीड में इनको निगेट ना किया तो फिर ये अज्यूम किया जाएगा कि ये 8 की 8 ड्यूटीज भी आपकी हैं। लेकिन अगर आप इसको निगेट कर दें, मसलन यहाँ लिखा हुआ है कि रेन्यूमरेशन नहीं ली जाएगी, लेकिन आप लिखेंगे पार्टनर ए की सैलरी 2 लाख होगी, बी की 3 लाख होगी, सी की 5 लाख होगी, तो ओके आपने निगेट कर दिया इस बात को। लेकिन आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, बल्कि कौन सी ड्यूटीज हैं? क्वालिफाइड ड्यूटीज। आप इनको आपस में एग्रीमेंट के जरिए चेंज भी कर सकते हैं। देखते हैं जी 1 by 1। ड्यूटी टू अटेंड diligently to his duties. Every partner is bound to attend diligently, means carefully, to his duties in the conduct of the business. यानी केयरलेस होकर आप कोई काम नहीं करेंगे, बाद में कहते जी हो गया जी अब मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, आपने एटमॉस्ट केयर का जो एक बिहेवियर है इंसानी प्रोफेशनल, वो आपने एक्सरसाइज करना है, और इस बात को हम क्या कहते हैं? डिलीजेंटली आपने अप्लाई करनी है। ड्यूटी नॉट टू क्लेम रेन्यूमरेशन। अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू गिव remuneration for taking part in the conduct of the business. It is, however, usual to allow some remuneration to the working partner provided there is a specific agreement to that effect. Normally जब हम पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, अगर हम जरा ऐसे सोचिए, फर्ज करें हम 3 लोग पार्टनर हैं, ये 3 लोग पार्टनर हैं जी, ए बी सी या XYZ, और इनकी पार्टनरशिप रेशो भी 1:1:1 है। क्या मतलब? इक्वल पार्टनर है। हमने लिखा जी इसकी सैलरी 5 लाख होगी, इसकी भी 5 लाख होगी, इसकी भी 5 लाख होगी। क्या इसका कोई फायदा है? हमने कहा तीनों इक्वल सैलरी लिया करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करेंगे। इसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इस एग्रीमेंट का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। जब प्रॉफिट भी इक्वल ही आना था, सैलरी भी इक्वल ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी सैलरी ना लें, एक जितने ही पैसे हिस्से में आएंगे। ये बात समझ आ रही मैथमेटिकली? एक जितने ही पैसे हिस्से में आएंगे ना, क्या कोई फर्क पड़ेगा?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सैलरी वहां लाने का फायदा है जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम ना हो। इसके 3 हिस्से प्रॉफिट है, इसका 1 हिस्सा प्रॉफिट है, इसका 2 हिस्से प्रॉफिट है। अब अगर कोई सैलरी कर रहे हैं, भले इक्वली कर रहे हैं, अब उसका बेनिफिट है क्योंकि प्रॉफिट में से इसको छठा हिस्सा मिलना था और वो सैलरी बराबर मिल रही है। बात समझ आई? एक तो ये रीजन हो सकती है सैलरी लेने की, एक दूसरी रीजन हो सकती है, कल हम टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ रहे थे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स। कुछ स्लीपिंग पार्टनर थे, कुछ पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, कोई फुल टाइम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। अब इस बात को कहीं एडजस्ट करना है हमने आपस में, सैलरी के जरिए किया जा सकता है कि यार भाई देखो, प्रॉफिट तो इक्वल शेयर करेंगे, मैं क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस में आता नहीं हूं, आप काम कर रहे हो, आप इस चीज की अलग से 5 लाख रुपया सैलरी भी चार्ज कर लें। जी ऑब्वियसली प्रॉफिट तो सैलरी के बाद ही बचेगा ना, एक्सपेंस के बाद ही प्रॉफिट बचेगा ना। 2 लोग काम कर रहे हैं, एक पार्टनर काम नहीं कर रहा, कैसे करेंगे? सैलरी वाहिद हल है कि हम बात को फेयर कर लें। या अगर प्रोफाइल्स में फर्क है, कोई हाई प्रोफाइल लोग हैं, कुछ दरमियाने प्रोफाइल के लोग हैं, प्रॉफिट बराबर है, तो फिर जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनकी सैलरी ज़्यादा रख देंगे, जो लो प्रोफाइल लोग हैं उनकी सैलरी कम रख देंगे, ताकि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो लॉ कह रहा है आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, हमें एतराज़ कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने खामोशी इख्तियार कर ली तो फिर सैलरी चार्ज नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त खामोश रहे तो फिर लॉ कह रहा है हमारी मर्जी तो ये है कि ड्यूटी नॉट टू क्लेम रेन्यूमरेशन, कोई पार्टनर सैलरी नहीं लेगा। लॉ तो ये चाहता है कि सब पार्टनर कॉमन इंटरेस्ट में काम करें और एंड में प्रॉफिट शेयर करें, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन लॉ साथ ही कहते हैं यार ये बात वो वाली कैटेगरी की नहीं है कि आपने जरूर हमारी माननी है, आप चेंज करना चाहते हैं तो लिख लें फिर बीच में। क्लियर हो की बात जी? ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉसेस, वो कहते हैं पार्टनर आर बाउंड टू कंट्रीब्यूट टू लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म। एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट में इंप्लॉइज एन एग्रीमेंट टू शेयर। अच्छा, अब ये बात थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेगी पहले लेक्चर से। हमने कहा था प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है, लॉस का शेयर होना जरूरी नहीं है। अभी भी यही बात है। लॉ कह रहा है अगर आप लॉस उस तरह शेयर नहीं करना चाहते तो इसको डिफाइन कर लें, बस। आपको मना नहीं कर रहा, अलाउड है कि एक पार्टनर प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करे और लॉस में ना करे। लेकिन यहां लॉ कह रहा है कि अगर आप खामोश रहे तो हम इसका मीनिंग ये लेंगे कि फिर आप लॉस में भी सेम परसेंटेज से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी आपने पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग लिखी और खामोश रहे तो इसका मतलब है यही आपकी लॉस शेयरिंग रेशो भी है। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो लॉ कह रहा है कि भाई फिर इसको चेंज कर लें, क्योंकि कौन सी ड्यूटीज हैं? क्वालिफाइड, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात जी? ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निग्लेक्ट, विलफुल दानिस्ता। एवरी पार्टनर इज अंडर ए ड्यूटी टू इंडेमनीफाई the firm for any loss caused by it with his willful neglect, that is failure to perform a duty to do something which is a partner should have done in the conduct of the business of the firm। यानी दानिस्ता कोई आपकी गलती होगी, willful आपने कोई गलती की है, दानिस्ता हुआ है। एक है बगैर कुछ किए, दानिस्ता के बगैर फर्म में लॉस हो रहा है, उसके लिए हम क्या है? एक दूसरे के एजेंट हैं, रिलेशन ऑफ एजेंसी है। एक पार्टनर का किया हुआ एक्ट ऑफ द फर्म कहलाता है। लेकिन अगर ये काम विलफुल हो रहा है, जानबूझ के हो रहा है, तो फिर वो एक्ट ऑफ द फर्म नहीं बनेगा, बल्कि उस पार्टनर का एक्ट बनेगा और वो पार्टनर उसको क्या करेगा? कंपनसेट करेगा, इंडेमनीफाई करेगा। ड्यूटी टू यूज फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ business. No partner should use partnership property for his personal। normal circumstances में ऐसे ही। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी से क्या मुराद है?
हर वो रिसोर्स जो पार्टनरशिप का है, एसेट्स, गाड़ी, यही नहीं, इसके अलावा भी तमाम रिसोर्स, मतलब कैश। मेरे पास पार्टनरशिप के 2 करोड़ रुपए पड़े हुए थे, मैंने कहा अभी तो पार्टनरशिप को चाहिए भी नहीं है, और क्योंकि पड़े भी मेरे ही हैं, तो मैंने कहीं इन्वेस्ट करके उनसे कोई गेन कमा लिया। वो तो एक अलग बात होगी ना। लोन लेने का तो मतलब है ना कि बाकी पार्टनर ने अप्रूव कर दे, तो अप्रूवल के बाद तो कुछ भी हो सकता है। मेरे पास जो फर्म के एसेट्स हैं वो अमानत है मेरे पास, एक एटमोस्ट ट्रस्ट का रिलेशन है पार्टनर का आपस में। मैं उसको कहीं भी अपने किसी भी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो जो बेनिफिट होगा फिर वो मैं सबको देने का पाबंद होऊंगा। ठीक होगी बात। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव्ड, ये उसी की एक्सप्लेनेशन नीचे आ गई है। अ पार्टनर मस्ट अकाउंट टू द फर्म फॉर एनी बेनिफिट ऑब्टेन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। और अगर विद कंसेंट हो गई है फिर तो अप्रूव हो गया, फिर तो रेटिफाई होगी बात। ठीक है ना। मतलब मुझे पार्टनर ही कह देते हैं क्या ठीक है 2 करोड़ रुपया पड़ा है, आप क्योंकि प्रॉपर्टी में काम करते रहते हैं, आप अगर कोई चीज़ इससे खरीदना चाहते हैं खरीद लें, हमें जब ज़रूरत होगी बताएंगे, आप हमें पैसे दे देना उस वक्त। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो हमने एग्री कर लिया आपस में। मुझे पता है कि अभी अगले 6 महीने पैसे नहीं चाहिए फर्म में, और मैंने बगैर पार्टनर को बताए एक प्लॉट खरीद लिया, जब टाइम करीब आया फिर उसको बेच दिया, इससे मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ये लॉ ये कहना चाह रहा है कि ये 1 करोड़ का प्रॉफिट कहां जाएगा, पार्टनरशिप में जाएगा। वो तो एक अलग बात है ना, वो तो एक अलग बात है, वो कहना चाहिए क़यामत वाले दिन पता चल जाएगा। अ पार्टनर मस्ट अकाउंट टू द फर्म एनी बेनिफिट ऑब्टेन्ड विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, द पार्टनरशिप नेम और पार्टनरशिप बिजनेस कनेक्शन। वो खाली कैश की बात नहीं कर रहा, उससे बड़ी आगे तक की बात कर रहा है। वो कहते हैं इवन पार्टनरशिप के जो एसेट्स हैं जिनका ऊपर जिक्र हो रहा था, एसेट खाली प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, गाड़ियां, दफ्तर, कैश, ये नहीं है, इंटेंजिबल भी है। पार्टनरशिप के रिलेशंस, पार्टनरशिप के बिजनेस कनेक्शंस, वो कहता है अगर ये भी आपने इस्तेमाल किए हैं तो तब भी आपको ये प्रॉफिट फर्म को ही देना पड़ेगा, क्योंकि फर्म के रिसोर्सेज से आए हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ अ पार्टनर यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नेम और बिजनेस कनेक्शन टू मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट मींस पर्सनल प्रॉफिट, वही जिसे हम छुपा कर रहे हैं। द अदर पार्टनर कैन क्लेम दिस प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप की आप कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स, ड्यूटी नॉट टू compete with the business of the firm। क्या मतलब, सिमिलर बिजनेस आप नहीं करेंगे, लेकिन लॉ कहता है कि अगर पार्टनर मान जाए तो फिर कर सकते हैं, क्योंकि कौन सी ड्यूटीज हैं, क्वालिफाइड ड्यूटीज हैं। इसको हम नेगेट कर सकते हैं अपने एग्रीमेंट के जरिए, लेकिन अगर हम खामोश हैं तो फिर सिमिलर बिजनेस नहीं किया जा सकता। If a partner compete in the business with the partnership without the consent of the other partner, he is liable to account for the partnership for all the profit that he has earned। फिर वही उसूल लगेगा कि जो प्रॉफिट आपने कमाया वो पार्टनरशिप का प्रॉफिट ही कहलाएगा। ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट, नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफर हिज पार्टनरशिप इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन so as to make him a partner in the business without the consent of all other partner। all other को अंडरलाइन कर लें, ये डिसीजन मेजॉरिटी से नहीं होना, कंसेंसस से होना। ऑल मेजॉरिटी से नहीं होना। 5 पार्टनर है, एक आदमी कहता है यार मैं अपना शेयर सेल करना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं, लॉ कहता है नहीं, बाकी चारों एग्री करेंगे कि इस बंदे को आप इजाजत दे दें, और जो बंदा आ रहा है उस बंदे की पर्सनैलिटी पे भी चारों एग्री करेंगे तो फिर ये काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। मेजॉरिटी का डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। नहीं, आगे देखें। However,
He can, however, assign his share of the profit and his share in the asset of the firm, but the transferee shall not have any right to interfere in the conduct of the business. कल एक बात पढ़ी थी हमने सब पार्टनर की, वो यहीं से रूल निकल रहा था। वो कह रहा है कि अगर ऐसा है, एक शख्स है, वो कहता है यार ये चार तो नहीं एग्री करते, तो क्या कोई बात नहीं, नहीं करते तो ना करें, मैंने अपना शेयर फलां मिस्टर एक्स को दे दिया। लॉ कह रहा है ओके ठीक है आपने दे दिया, हम इससे नहीं मना कर रहे आपको, लेकिन वो जो मिस्टर एक्स है ना पार्टनर नहीं कहलाएगा, उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा। जब फर्म डिसॉल्व होएगी जितने फर्म में एसेट्स का इसका हिस्सा बनता था वो उसको मिल जाएगा, लेकिन बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है, इसके पीछे रैशनल बिहाइंड दिस लॉ ये है कि लॉ अज्यूम करता है कि जो पार्टनरशिप का बिजनेस है ना, ये असल में हम ख्याल लोगों का बिजनेस है। अमूमन पार्टनरशिप में सब लोग या दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या बाप बेटे होते हैं, कोई ना कोई करीबी लोग मिलकर एक बिजनेस कर रहे होते हैं, जो हम ख्याल लोग होते हैं। जो कंपनी है उसमें हम ख्याल होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी को चलाना किसने होता है, कंपनी के हम डायरेक्टर चूज कर लेते हैं, वो कंपनी चला रहे। मसलन आज आप जाके एमसीबी बैंक के शेयर खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, जो मर्जी खरीदे जो मर्जी बेचे, लॉ को कोई एतराज नहीं। तमाम लिस्टेड कंपनीज ऐसे हैं। इधर आप एमसीबी बैंक के शेयर खरीदते हैं, उधर आप मियां मंशा के पार्टनर बन जाते हैं एक किस्म के। वो कहते हैं नहीं पार्टनर नहीं बने, आप शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बने, स्टेक होल्डर बन गए। आप कहते हैं जनाब मैं एमसीबी बैंक का मैं मालिक हूं, वो कहते हैं सब्रकारी यार तू एकदम ही मालिक हो गया है। वो कहते हैं ठीक है आप लीगली मालिक हैं, एक थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ शेयर आपके पास भी है, इसलिए टाइटल तो आपका है कि यू आर द ऑनर, लेकिन आप पार्टनर नहीं। प्रॉफिट होगा आपको मिल जाएगा, शेयर कंपनी जैसे चलती है उस तरह से, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप का बिजनेस तो चंद लोगों का बिजनेस है, ये तो यही लोग मैनेज कर रहे हैं। मतलब हम 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमने कॉलेज बनाया हुआ है, हम कॉलेज चला रहे हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है यार मैं तो जा रहा हूँ भाई मुल्क से बाहर, मैं अपना शेयर बेच रहा हूँ, एक ग्वाल मंडी का बंदा है, साथ उसका कोई दूध दही का भी कारोबार है, ठीक है। मतलब अब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाकी के, एक बंदा वो बीच में आके बैठ जाएगा, कैसे डिसीजन मेकिंग होगी, कैसे चलेंगे? तो लॉ कह रहा है कि नहीं 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 बिल्कुल नहीं हो सकता, जब तक हम सारे एग्री ना करें ना उस बंदे पे, जब तक वो पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन लॉ उस दूसरे बंदे को भी रास्ता दे रहा है कि ओके आप उस बंदे को समझाओ कि तुम पार्टनर नहीं होगे, तुम्हें प्रॉफिट मिला करेगा, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें बीच में जाकर वो ये डिसीजन नहीं करेंगे कि कौन सी क्लास किसने पढ़ानी है, कैसे होगा, क्या काम होगा, इसके डिसीजन तुम नहीं लोगे। जा सकता है ना, ये इसमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है ना, इसमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। बाकी पार्टनर अगर नहीं ले रहे शेयर तो लॉ उसको एक रास्ता दे रहा है कि यस यू कैन सेल। तो फिर ये असल में वो सब पार्टनर का कॉन्सेप्ट है जो कल हम डिस्कस करके गए थे, ठीक है ना, कि सब पार्टनर के सर्कमस्टांसेस में वो पार्टनर पार्टनर नहीं कहलाता। जी सर जो पार्टनर किसी को सब पार्टनर बना देगा, वो पार्टनर फिर लायबल होगा तो उससे थर्ड पार्टी। देखिए कल हमने पढ़ा था कि सब पार्टनर लाइबल तो होगा, ठीक है ना, लाइबल होगा क्योंकि उसको प्रॉफिट मिलना है ना, तो प्रॉफिट में से लाइबिलिटी तो पहले ही चार्ज हो गई हुई होगी। सब पार्टनर नहीं, मैं उसकी उस पार्टनर की बात, जाने वाला पार्टनर नहीं, वो खत्म हो गया, वो पार्टनरशिप से चला गया, उसने सेल कर दिया, वो लाइबल नहीं रहा। सब जरा ओपन करें, ओपन करें। जी ठीक हो गया, इसको फिर हमने वो माइनर वाला स्टेटस दिया कि ये बेनिफिट में अटैच होगा लेकिन लाइबल नहीं होगा, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा, इसके अगेंस्ट इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है हमने कि ये इंटरफेयर नहीं करेगा। प्रॉफिट होगा तो इसे मिलेगा, ठीक है ना, प्रॉफिट होगा तो इसे मिलेगा, लॉस होगा तो शेयर ही नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि शेयर इन प्रॉफिट मिलना है ना इसको। ओके जी, ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट। अच्छा जी, अब आते हैं जी जरा चंद केसेस की तरफ, पढ़िए जी।
द अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर मीन्स द कैपेसिटी, अच्छा ये तो पहले हमने पढ़ ली है, ओके। राइट ऑफ पार्टनर, फिर इसके बाद केस स्टडीज शुरू होंगी। राइट ऑफ पार्टनर, ये तो ड्यूटीज का जिक्र हो रहा था। राइट क्या है पार्टनर के? नंबर 1, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, पहला राइट। नंबर 2, राइट टू बी कंसल्टेड। नंबर 3, राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स। नंबर 4, राइट टू शेयर प्रॉफिट। नंबर 5, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, राइट टू इंडेमनिटी एंड राइट टू रिटायर। और फिर इधर और आ गया राइट टू आउटगोइंग पार्टनर एंड राइट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब ये कुछ राइट्स कितने? 10 राइट्स। इसके बाद चैप्टर खत्म। हाँ? आगे अच्छा जी, नाउ 1 बाय 1 देखते हैं जी। नाउ 1 बाय 1 देखते हैं। नहीं कल नहीं करना यार, खत्म करें। अभी पढ़ाई क्या हमने? क्रैश बैच में भी आधा घंटा पढ़ा है, इससे ज्यादा तो रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कारोबार में एक्टिवली इसका राइट है कि ये बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, अनटिल एंड अनलेस कि ये खुद ही अपने राइट से विड्रॉ ना कर रखा हो, ये कह के कि मैं साइलेंट पार्टनर हूंगा। ठीक है ना? एवरी पार्टनर इररेस्पेक्टिव ऑफ द amount of capital contribution has an inherent right to take part in the conduct of the business of the firm। अगर ये नहीं आप कह सकते यार तुम्हारे तो थोड़े से पैसे लग गए, तुम क्या लेने आ गए हो फर्म में। बात समझ आ रही है? नहीं, हर एक का राइट है। इनहेरेंट का मतलब है बुनियादी राइट है। Although one may agree not to participate, but the right of participation should be available to। मैं खुद ही कह रहा हूं कि यार भाई मैं नहीं आया करूंगा, आप देख लिया करें, ये मेरा राइट है। लेकिन हर एक का बुनियादी राइट है कि वो अगर आना चाहे तो आ सकता है। नंबर 2, राइट टू बी, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी मैटर इज डिसाइडेड। पार्टनरशिप में हर फैसला कंसेंसस से नहीं होना, मेजॉरिटी से होना। नहीं उल्टा नहीं बोल गए, हर फैसला कंसेंसस, पार्टनर के आने और जाने का फैसला कंसेंसस से होना था। बाकी पार्टनरशिप कोई चीज खरीदना चाहती है, कोई एक अपॉर्चुनिटी आई है, कुछ लोगों का ख्याल है हमें नहीं करनी चाहिए, कुछ का ख्याल है करना चाहिए, तो क्या कर रहे होंगे? जो मेजॉरिटी कर रही होगी वैसे चल रहे होंगे। अच्छा, वो कहते हैं जी 2 तरह की बातें करें। देयर आर सम ऑर्डिनरी मैटर्स, रूटीन के मैटर, जैसे any difference arising to the ordinary matter connected with the business may be decided by majority of the partner। क्या मतलब? ये चीज खरीद लें ना खरीदें, इस क्लाइंट को उधार दें ना दें, ये काम शुरू करें ना करें, कुछ इस तरह के नॉर्मल वाले रूटीन डे टू डे मैटर। और नेचर ऑफ बिजनेस, नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। हम कॉलेज रन कर रहे हैं, हम कहते हैं नहीं हम इसके साथ एक हॉस्पिटल भी खोल लेते हैं। चेंज इन नेचर ऑफ द बिजनेस, तो सब पार्टनर का एग्री होना जरूरी है। ये डिसीजन मेजॉरिटी से नहीं लिया जा सकता। हम कॉलेज का बिजनेस कर रहे हैं, कोई एक टीचर हायर करना है, कोई एक टीचर और फैकल्टी की लिस्ट में ऐड करना है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यार इनको ऐड कर लेते हैं, कुछ का ख्याल है ऐड नहीं कर लेते हैं। ये हमारा ऑर्डिनरी मैटर है बिजनेस से रिलेटेड, ये मेजॉरिटी से डिसाइड हो जाया करेगा, इस पे सबका कंसेंसस डेवलप होना जरूरी नहीं है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऑर्डिनरी मैटर बिजनेस के मेजॉरिटी की बेस पर डिसीजन हो जाया करेंगे, और नेचर ऑफ बिजनेस में अगर कोई चेंज लानी है तो वो सबका कंसेंसस डेवलप होना जरूरी है। राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू हैव एक्सेस टू एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ फर्म।
right to share profit. In the absence of a contract to the contrary, every partner has a right to share profit equally earned by the firm. मसलन हमने लिखा हम 3 पार्टनर हैं A, B, C और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है बराबर के पार्टनर। और अगर कोई हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो इट शुड बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, ताकि पता चले कि वो रेशियो चलेगी। ये यहां ये मुराद है। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो पार्टनर इज अलाउड टू रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ जनरल रूल। वो कहते हैं जनरल उसूल तो यह है कि किसी को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पे, लेकिन अगर सबके पैसे बराबर लगे हों फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एक के ज्यादा पैसे लगे हैं एक के कम लगे हैं तो फिर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो इसका क्या हल निकलेगा? या तो जिसके पैसे ज्यादा लगे हैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा दें। वो कहते हैं नहीं भाई बात सुनो, पैसे तो मेरे पास आज नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग तो तुम बढ़ा के सारी जिंदगी के लिए अपनी ज्यादा कर लोगे। कहते हैं मैं भाई इक्वल पार्टनर आऊंगा, अगर आपके साथ आऊंगा तो आपका पैसा ज्यादा लगा है आप उस पर इंटरेस्ट ले लें। कोई समझदार आदमी होगा तो वो ये बात कर रहा होगा। तो लॉ अलाउ कर रहा है कि ओके, नो पार्टनर इज अलाउड टू रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज जनरल रूल बिकॉज अ पार्टनर इज नॉट ए क्रेडिटर ऑफ द फर्म। क्रेडिटर का क्या मतलब? जिनसे पैसा लिया फर्म ने। वो कह रहा है कि क्रेडिटर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन एग्रीड अमंग पार्टनर, वेयर द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल subscribed investment by him, such interest will be payable out of the profit earned by the firm. क्लियर होगी बात? वो कह रहा है इसका मतलब इंटरेस्ट लिया जा सकता है। जाहिर है इसकी जरूरत वहीं पड़ेगी जहां हमारा पैसा डिफरेंट लगा होगा, एक का ज्यादा दूसरे का कम, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास टूल क्या होगा? इंटरेस्ट ले ले जिसका पैसा ज्यादा लगा है। जी फिर इंटरेस्ट भी नहीं पे होगा, इसका यही मतलब है। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस। इसी तरह पार्टनरशिप को 2 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई, वो कहते हैं भाई सब पैसे लाए, कहते हैं नहीं मेरे पास तो नहीं है। एक पार्टनर कहता है सर मैं दे देता हूं, पैसा मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, तो इस 2 करोड़ पर भी यकीनन उसको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो यही बात यहां लिखी हुई है। राइट टू इंडेमनिटी, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम द फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड और लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। यानी अगर वो कोई पेमेंट करके आया है तो कह जी आप नहीं दिए थे पैसे, आप ही जिम्मेदार हैं। नहीं, हर एक को इंडेमनिटी हासिल है, यानी हम सबका आपस का इंटरेस्ट वो ही है। क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है, एक का किया हुआ काम सारों का कहलाएगा। इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm। वही बात है कि इमरजेंसी में भी वो जो काम जो भी एक्शन लेगा वो उसका फर्म का एक्शन ही कहलाएगा। इंडेमनिटी से यहां यही मुराद है, यानी नॉर्मल हालात में भी जो वो काम कर रहा होगा अपनी अथॉरिटी के अंदर रहकर उसको इंडेमनिटी हासिल है। लॉस हो जाए तो सबका लॉस होगा, कोई मसला क्रिएट हो गया तो सबके लिए क्रिएट हो गया, और इमरजेंसी में भी ऐसे ही है। राइट टू रिटायर, a partner has a right to retire with the consent of all partner or in accordance with express agreement between parties। पहले ही हमने सोचा हुआ था, पार्टनरशिप बनाते हुए ही सोचा हुआ था कि यार अगर कल को कोई बंदा रिटायर होना चाहे तो उसके क्या राइट्स होंगे। एक बंदा कहता है यार मैं अब पार्टनर नहीं रहना चाहता, मैं रिटायर्ड पार्टनर के तौर पे लाइफ गुजारना चाहता हूं, तो कुछ लिखा होगा कि फिर क्या होगा? where the partnership is at will by giving notice in writing to all other partner of his intention to retire। यही पीछे हम पढ़कर आए। सॉरी जी मिलेगा, अगर एग्रीमेंट ऐसे होगा तो फिर मिलेगा, और अगर एग्रीमेंट ये है कि बस आप रिटायर हैं तो रिटायर हैं, तो फिर जैसा एग्रीमेंट हमने किया हुआ होगा। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, जो बात आप पूछना भी चाह रहे हैं। Where a partner has died or has ceases to be a partner by retirement। वो कहते हैं 2 में से कोई एक इवेंट हो गया कि किसी की डेथ हो गई या वो रिटायर हो गया या किसी वजह से हमने उसको एक्सपेल कर दिया,
या वो इंसॉल्वेंट हो गया, या कोई भी दूसरी रीजन आ गई, वो कहता है अब होगा क्या? वेयर अ पार्टनर हैज डाइड और हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर बाय रिटायरमेंट, एक्सपेल्शन, इंसॉल्वेंसी और एनी अदर कॉज, द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर मे कैरी ऑन द बिजनेस with the property of the firm without any final settlement of the accounts as between them and the outgoing partner. एक तो है कि जाने वाले आदमी ने कहा कि भाई यहां तक का हिसाब कर लो, जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दें, उसमें मैं अपना नाम, अपनी गुडविल, जो कुछ भी बनता है मैंने सारा कुछ ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब तो मेरा और पार्टनरशिप का कोई लेना देना बाकी नहीं बचा। यहां इसलिए वो कह रहा है द कंटिन्यूइंग पार्टनर may carry on the business with the property of the firm without any final settlement. जाने वाले को हमने पैसे नहीं देके भेजे, बल्कि उसके पैसे फर्म में ही लगे रहे। In such case, in the absence of contract to the contrary, legal representative of the deceased partner or the outgoing partner is entitled at his option 2. क्या ऑप्शन है जी उसके पास, जाने वाले के पास? Such share of the profit as in proportion to his share in the property of the firm. जो उसका शेयर चल रहा था वो अपना शेयर लेता रहे। Interest at the rate of 6% of the amount of his share in the property of the firm. वो कहते हैं लॉ से दो ऑप्शन दे रहा है। मसलन ये पार्टनर जा रहा है, ये पार्टनर जा रहा है, कितना परसेंट शेयर था इसका? 50%। ठीक है ना, 6 में से 3 इसका था, 50% शेयर था। ये कहता है यार मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, या खुदा ना खास्ता इसकी डेथ हो गई, तो इसके लीगल हेयर्स के पास दो ऑप्शन है, या तो जो ये प्रॉफिट आ रहा था वही इनको आता रहे, लेकिन वो कहते हैं हमें तो पता नहीं क्या बिजनेस था, क्या था, हम तो इसके नहीं जानते। लॉ ने दूसरा कह रहा है कि इसका जितना शेयर बनता है ना इस वक्त, वो इसकी इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर लेते हैं और उसके ऊपर 6% इसको इंटरेस्ट देते रहते हैं। अब इनकी मर्जी है कि ये क्या चूज करना चाहते हैं। नहीं, ऑप्शन और, या वो ले लें या ये ऑप्शन ले लें, और ठीक होगी बात जी? 6% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। लाइबल नहीं होंगे, ये लाइबल नहीं होंगे। सच शेयर ऑफ प्रॉफिट एज इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, या तो वो कंटिन्यू रखें अपना शेयर या अपना हिसाब। इसका मतलब है इन नेटशेल 3 ऑप्शन आ गई हैं। एक ऑप्शन ऊपर जिक्र हो गई थी, या अपने पैसे लो और घर जाओ, फाइनल सेटलमेंट करवा लें अपनी, एक किस्म के सब पार्टनर बन गए। फिर देखें 3 ऑप्शन आ गए आपके पास, या तो अपने पैसे ले लें, फाइनल सेटलमेंट करवा लें, ठीक है, तो फिर तो आप पार्टनरशिप से खत्म हो गया, ताल्लुक खत्म हो गया। या पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट का शेयर था वही लेते रहें, लेकिन इस केस में आपको रिलाय करना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स के ऊपर। अगर आप समझते हो कि यार नहीं ये तो पता नहीं क्या कर दें, प्रॉफिट कहाँ शो करेंगे तो मुझे लॉस ही शो करते रहेंगे, तो लॉ कहता है ओके, आप अपनी फाइनल सेटलमेंट की अमाउंट बनवा के वो विड्रॉ ना करें, आपको 6% उस पर पार्टनरशिप इंटरेस्ट प्रोवाइड करती रहेगी। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, 3 में से जो ऑप्शन वो चूज करना चाहता है ये ऑप्शन चूज कर ले। क्लियर हो गई बात जी? जी फिक्स है ये ऐसी ज्यादा नहीं है, 6% ये। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं, खुद तो कुछ भी कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्ररी फिर ये अप्लाई होगा जी, 6% तो मिलेगा, लॉस की सूरत में भी मिलेगा। राइट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, बस कर दें, क्या रह गया? आखिरी है नहीं, फिर हमने इसके केस स्टडीज करने हैं ना डिस्कस। चलें, वेयर अ चेंज अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का क्या मतलब होता है? या कोई पार्टनर ऐड हो गया या कोई पार्टनर चला गया। वेयर अ चेंज अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, या कोई पार्टनर आ गया या कोई पार्टनर चला गया।
or the firm constituted for a fixed term continue to carry on the business after the expiry of that term, the mutual right and duties of the partner in the reconstitution firm remain the same as far as may be possible as they were immediately before the change. क्लियर होगी बात? वो कहते हैं वही राइट्स रहेंगे, वही अनटिल कि आप कहीं कोई बुनियादी चेंज भी ला रहे हो। जब एक पार्टनर आ गया है तो हमने कोई जिन राइट चेंज कर सकते थे, कुछ को तो हम चेंज ही नहीं कर सकते थे। ये सारा काम अगर आप देखेंगे ना तो 1 से 1.5 घंटे में घर जाकर आपको ये याद हो जाएंगी चीज़ें। पढ़ते हुए फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम फील हो रहा होता है, याद करने में सारी की सारी बातें। बल्कि जब आप एक दफ़ा याद करके वापस आ जाएंगे ना, एक दफ़ा रटा थोड़ा सा लगा लिया, तो फिर ये वाला पेज काफ़ी हुआ करेगा, क्योंकि यहीं से ही हम उतना इंटरप्रेट कर लेते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली एक दफ़ा याद करने के बाद फिर ये 3 स्लाइड आपके काम आएंगी। एक ये वाली थी और एक इसी तरह पीछे 2 राइट्स की बात हो रही थी। कल इसको रटा लगा कर आए, ठीक है। और ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ये अब यहीं से एक्सप्लेन हो जाएगी सारी की सारी। फिर इससे पीछे एक स्लाइड हमारे पास ये आ रही थी। कल इसके केस स्टडीज को फिर बुनियाद बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। कल मुलाकात होगी, यहां से आगे चलेंगे।